हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैसेज। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट, सी टेट, टी ट्रिपल एस पी या और भी अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं, उन परीक्षाओं में बाल विकास से जो भी संबंधित प्रश्न आते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चैप्टर है अधिगम का पठार। अधिगम के पठार में हम पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पठार का मतलब होता क्या, आखिरकार पठार होता क्या है। पठार एक तरीके से हम रुकावट को कहते हैं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और आपके कार्य करने में कोई भी बाधा उत्पन्न आ जाती है तो उस स्थिति को हम पठार कहते हैं। तो पठार हमारे सामान्य जीवन का एक भाग है। समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि पठार होता क्या है। और यह पठार किसी बच्चे की पढ़ाई को, बच्चे के सामान्य जीवन को या फिर हमारे तुम्हारे सामान्य जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है और एक शिक्षक के लिए यह पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो परिभाषा दे रखी है स्किनर ने, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो और आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाए तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप उन्नति तो कर नहीं पाओगे। तो पठार जो है उसी को दर्शाता है, उन्नति का बोध ना होना, उन्नति का बोध ना होना कहलाता है पठार। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति अवश्य आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। यह स्थिति ही क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा हम देखें, सोरेनसन ने भी इसकी परिभाषा दी है। सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों तक रहते हैं। ये कथन किसका है? यह है सोरेनसन का। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पर है अधिगम के पठार के कारण। अधिगम के पठार के कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो यहां पर पहला है शारीरिक सीमा। शारीरिक सीमा का मतलब क्या है कि जैसे आपका शरीर, अब आप मान लीजिए आप जो है 50 किलोग्राम का भार उठाने में सक्षम नहीं है और आप का कार्य ऐसा है कि आपको उस कार्य में कि रोज आपको 50 किलोग्राम का बोझ उठाना है, तो आप उस कार्य को नहीं कर पाओगे क्योंकि उस कार्य में आपका पठार उत्पन्न होगा। ठीक है। अब आप जो है हिंदी और अंग्रेजी पढ़ लेते हो और आपसे कहा जाए कि आप उर्दू पढ़ लो, ठीक है, या आप अरबी पढ़ के दिखाओ, ठीक है, या आप लैटिन पढ़ो या आप पंजाबी पढ़ लो या तमिल पढ़ो या असामीज पढ़ो, तो आप वो चीज नहीं पढ़ पाओगे। ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि शारीरिक सीमा जो होती है, शरीर से संबंधित जो अधिगम होते हैं वो हमारे शारीरिक सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा गलत पद्धति। गलत पद्धति का मतलब यह है कोई भी कार्य अगर गलत पद्धति के द्वारा किया जा रहा है तो उस कार्य में भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? पठार उत्पन्न होगा। ठीक है। फिर है प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा का अभाव मतलब जैसे कभी कभी हमें क्या होता है कि हमारे जीवन में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम जो है कई बार रुकावटें इतनी आती है कि हम उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। तो उस समय जो है हमारे अंदर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हमें प्रेरणा मिल सके। तो प्रेरणा का अभाव भी पठार उत्पन्न करता है। गलत क्रम। गलत क्रम भी जो है, अब मान लीजिए कोई भी आप काम कर रहे हो और उसको आप क्रम से नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उस कार्य को करने में पठार उत्पन्न होगा, आपके कार्य में पठार उत्पन्न जरूर होगा।
तो गलत क्रम भी होता है। इसके अलावा अभ्यास का अभाव, अभ्यास का अभाव तो आप भली भांति जानते ही होंगे। सामग्री का एकांगीपन, सामग्री का एकांगीपन, इसके अलावा है त्रुटियों का स्थानांतरण। ठीक है, तो ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अधिगम पठार के, ये 7 कारण हैं। ठीक है, त्रुटियों का स्थानांतरण का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। त्रुटियों के स्थानांतरण का मतलब होता है, जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपने उस कार्य में कोई त्रुटि की, वही त्रुटि आप कोई अन्य कार्य करेंगे तब भी आप वही त्रुटि कर रहे हो। तो ये त्रुटियों के स्थानांतरण भी आपके किसी भी कार्य में पठार या बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पठार काल एक प्रकार से है, कौन सा काल है? पचने का काल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम देखें कि यहाँ पर एक वक्र दिखाया गया है और उस वक्र में ये जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ये सीखने का वक्र दिखाया गया है, ये वाला ये सीखने का वक्र है। और यहाँ पर देखो ये पठार दिखाया गया है। पठार मतलब देखो, ये हम कोई चीज सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, तो जब हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? बाधा हमारी क्या करेगी? जो सीखने की गति को होगी वो नीचा कर देगी, मतलब कम कर देगी। ठीक है, तो ये पठार को दर्शा रहा है। इसके अलावा आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो वो फ्रॉबेल ने की है। सीखने के पठार का मुख्य कारण क्या है? उत्साहवरोध, मतलब उत्साह को बढ़ाने वाला कोई भी ना हो तो उत्साहवरोध भी सीखने के पठार का मुख्य कारण होता है। जहाँ कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके पहुंचता है और वहीं रुक जाता है तो उसे हम ज्ञानावरोध कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये किसने कहा है? ये रॉस ने कहा है। ध्यान रखना, ये किसने कहा है? ये रॉस ने कहा है। सीखने की पठार के आने पर हतोत्साहित होना, तो हतोत्साहित होना मतलब एक तरीके से घबरा जाना, ये क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। इसके अलावा हम देखें, सीखने में थकान, आदत और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने से विद्यार्थी में आता है उत्साहवरोध आता है। ठीक है, इसके अलावा सीखने के पठारों का निराकरण सीखने के बाद किया जा सकता है विश्राम देकर। ठीक है, अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? गुथरी हैं। सीखने की खेल विधि उपयोगी है परिपक्वता के लिए। अधिगम का शिक्षा में योगदान है नवीन अनुभव प्राप्त करने में। सीखना प्रक्रिया है व्यवहार परिवर्तन की। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करें तो वो 3 हो जाएंगे, शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो प्रश्न 1 आपके सामने दिख रहा है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो बताओ, सीखने वाले को प्रेरित प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो सही है, ये तो करना चाहिए हमें। ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। उसे दंडित करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं करना चाहिए पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे टॉपिक है अधिगम का स्थानांतरण, उसके बारे में और बात कर लेते हैं, फिर और हम इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है? देखो मैं आपको उसका मतलब समझा दूं, बेसिकली है क्या। अधिगम का स्थानांतरण का मतलब यह है कि अगर हमने कोई भी चीज किसी भी समय सीखी है, किसी भी स्थिति में सीखी है, उस सीखने का प्रयोग हम किसी दूसरी स्थिति में भी कर सकें, किसी दूसरे कार्य में कर सकें, तो वो हमें हमारा कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है अथवा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस सीखे गए कौशल तथा प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थितियों में करता है, तो वह स्थिति अधिगम अथवा शिक्षण का स्थानांतरण कहलाती है। मैंने बताया ना कि आपने कोई एक स्थिति में कोई चीज सीखी और उसी स्थिति का प्रयोग आप किसी अन्य स्थिति में कर पा रहे हो, तो वो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का स्थानांतरण 2 प्रकार का होता है, ये चीज ध्यान रखना। पहला है सकारात्मक प्रशिक्षण का स्थानांतरण।
सकारात्मक प्रशिक्षण का स्थानांतरण का मतलब क्या है? देखो, यदि पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है तो उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अगर आपने कोई भी ज्ञान पहले सीखा था और उस ज्ञान का प्रयोग आप नए किसी कार्य को सीखने के लिए कर रहे हो, किसी नए प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो वो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, वो भी सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, क्योंकि वो सीखने में सहायता कर रहा है। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या है? यदि पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा अधिगम प्रकार के सीखने में कठिनाई उपस्थित करता है तो नकारात्मक प्रशिक्षण कहलाता है। सकारात्मक प्रशिक्षण का हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने गणित सीखी, गणित के विद्यार्थी हो आप और गणित को सीख रहे हो, तो गणित का जो ज्ञान है, अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे, एक दूसरी स्थिति हो गई फिजिक्स, तो फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो गणित का ज्ञान फिजिक्स को सीखने में काम आएगा। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को सकारात्मक प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहेंगे। अगर हम नकारात्मक प्रशिक्षण का स्थानांतरण की बात करें तो इसमें क्या होगा, पूर्व ज्ञान जो होगा वो नई स्थिति के ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे मान लीजिए अब सामाजिक विज्ञान आपने विषय पढ़ा और आप सोच रहे हो कि सामाजिक विज्ञान विषय के पढ़ने के बाद में आप गणित पढ़ोगे, तो सामाजिक विषय का जो होगा ज्ञान जो होगा वो गणित विषय में आपका काम नहीं आएगा, वो बाधा उत्पन्न करेगा किसी भी काम को सीखने में। तो ये कहने का मतलब यह है, यहाँ पर जो हो जाएगा वो नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब किसी व्यक्ति को किसी पूर्व सीखे गए कार्य अथवा विषय के परिणाम स्वरूप किसी अन्य कार्य अथवा विषय को सीखना अथवा करना सामान्य रूप से सरल एवं सुविधाजनक होता है तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। मतलब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान आपकी दूसरी स्थिति में काम आए तो वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। और जब सीखा हुआ कोई कार्य किसी अन्य कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे तो वो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। शून्य के स्थानांतरण क्या है? जब सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सीखने में ना तो मदद करता ना ही आपकी बाधा उत्पन्न करेगा, तो ये कहलाता है शून्य स्थानांतरण। जैसे विज्ञान व भाषा के बीच तालमेल स्थानांतरण नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा देखो, एक पक्षीय स्थानांतरण क्या होता है? किसी समय व्यक्ति द्वारा बाएं हाथ से कार्य करने का किया गया अभ्यास दाएं हाथ में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी सीधे हाथ से लिख रहे हो, बाई चांस आपके सीधे हाथ में कुछ हो जाए तो आप के सीधे हाथ का असर जो है उल्टे हाथ पर जरूर पड़ता है कि आप आराम से, मतलब आप जो है उल्टे हाथ से भी लिखना आप लिख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि उल्टे हाथ से लिखना आपको सीखना नहीं पड़ेगा, आप उल्टे हाथ से भी लिख सकोगे। हो सकता है कि आपके लिखने की गति कम हो जाए लेकिन आप उल्टे हाथ से भी उस कार्य को कर सकोगे। तो ये कहलाता है एक पक्षीय स्थानांतरण। द्विपक्षीय स्थानांतरण क्या होता है? अधिकतर व्यक्ति दाएं हाथ से काम करता है, जब कोई व्यक्ति समय आने पर भी बाएं हाथ से कार्य करने लगे तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? द्विपक्षीय स्थानांतरण। जैसे अभी मैंने इससे पहले जो एग्जाम्पल बताया था उसमें आपका दायां हाथ कार्य, दाएं हाथ का मान लो कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी चोट लग गई, लेकिन द्विपक्षीय में आपका दायां हाथ भी है, दाएं हाथ के साथ में भी आप बायां हाथ का भी प्रयोग कर रहे हो, दोनों का एक साथ प्रयोग कर रहे हो और आपने लिखना सीखा किससे? सीधे हाथ से, और उल्टे हाथ से भी आप लिख पा रहे हो। तो ये आपका कहलाएगा द्विपक्षीय स्थानांतरण। मतलब क्या हुआ कि इसमें दोनों हाथ एक साथ कार्य करेंगे। इसके अलावा देखो, लंबात्मक स्थानांतरण क्या है? पूर्व में सीखे गए कार्य और अर्जित किए गए ज्ञान का भविष्य में उपयोग करना क्या कहलाता है? लंबात्मक स्थानांतरण। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें, क्षैतिज स्थानांतरण। देखो क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक विषय का अध्ययन करते हुए प्राप्त किया गया ज्ञान किसी अन्य विषय में समझने में सहायक हो तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर देखो अगला, अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, वो तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो आपने पढ़ी चुके हो। समतल स्थानांतरण कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर अधिगम के सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पहला सिद्धांत है वो है आपका एक समान तत्वों का सिद्धांत। एक समान तत्वों का सिद्धांत। फिर है सामान्यीकरण का सिद्धांत, मानसिक प्रभावों का सिद्धांत, दो तत्वों का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, हेरलो अधिगम का सिद्धांत।
ठीक है। इसके अलावा और देखें तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। हम चलो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये है, देखो ये है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक स्थानांतरण। जब एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में काम आता है तो वो द्विपार्श्विक कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर है स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम देखें, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। ये भी सही है। जब एक व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण कहते हैं। ठीक है। अगला बढ़ जाते हैं क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो सीखने में सहायता कर रहे हैं, तो सहायता कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या होती है? देखो, अधिगम अक्षमता का मतलब यह है कि जब बच्चे बोलना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, पढ़ना लिखना, ठीक है, कई प्रकार के कौशलों का जब प्रयोग करते हैं तो ये देखा जाता है कि कुछ कौशलों का प्रयोग करने बच्चे कुछ कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। तो जो कौशलों का प्रयोग करने में जो अक्षमता होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो अधिगम अक्षमता के प्रकार देखें तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता जो कहलाती है वो है अफेजिया और दूसरी है डिस्फेजिया। अफेजिया और डिस्फेजिया जो है ये आपके मौखिक मुंह से संबंधित है, मौखिक रूप से सीखने से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा और हम देखें तो यहाँ पर पढ़ने की अक्षमता क्या है? एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। एक चीज ध्यान रखना, जहां पर लेक्सिया आ रहा है, लेक्सिया वो पढ़ने से संबंधित है, और जहां पर आपका फेजिया आ रहा है, फेजिया वो मुख से संबंधित होगी। ठीक है। इसके अलावा जहां पर ग्राफ आता है, ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ मतलब बनाना लिखना, तो ग्राफ जो संबंधित होगा वो आपके लिखने से संबंधित होगी। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, जो प्रेक्सिया है और ग्राफिया ये दोनों लिखने से संबंधित हैं। ठीक है। इसको आप लर्न कर लेना। आसिम्बोलिया, आसिम्बोलिया बोलने से नहीं है, लिखने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना। वर्तनी की समस्या से संबंधित अक्षमता भी हो सकती है, वर्तनी संबंधित भी हो सकती है। इसके अलावा गणित संबंधी समस्याएं जिसमें कैलकुलिया आ जाए, ठीक है, कैलकुलिया आ जाए, वो हमारे गणित से संबंधित होंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पर सब में कैलकुलिया आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अफेजिया कई बार पूछा जा चुका है, तो अफेजिया मौखिक रूप से, डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है, डिस्ग्राफिया लिखने की अक्षमता है। तो इसी तरीके से हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिसलेक्सिया संबंधित है, तो वो आपके पठन विकास संबंधित है, तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा। इसके अलावा गहने निम्न में से किससे संबंधित है? गहने बताओ। गहने जो है अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है, अधिगम का श्रेणी क्रम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने अधिगम के की एक श्रेणी बताई थी कि अधिगम जो होता है क्रमबद्ध रूप से होता है। जैसे यहाँ पे देखो गहने का संबद्ध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से है। गहने द्वारा लिखित किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना होता है। तो ये चीज आपको पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखो ये पॉइंट है आपके, संकेत अधिगम सबसे नीचे होता है, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम आता है, फिर श्रृंखला अधिगम आता है, शाब्दिक अधिगम, बहुभेदन, प्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। तो ये अधिगम यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा देखें सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो सामान्य से विशेष में जो जाते हैं वो निगमनात्मक
विधि में जाते हैं, आगमनात्मक में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें। इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास में आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी थ्योरी नहीं देखेंगे, इसकी डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखेंगे। प्याजे मुख्यतः किस के क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो सभी को पता होगा, ज्ञानात्मक, ठीक है। तो प्याजे ने 4 विशेषकर से विशेषताएं बताई हैं, संज्ञानात्मक अवस्थाएं 4 बताई हैं। वो हैं आपकी संवेदनात्मक ज्ञामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो है आपके एरिक्सन, ठीक है, एरिक्सन है, एरिक्सन। इसके अलावा और देखें हम, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। तो यहाँ पर देखो आपका है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो ये जो शिक्षण विधि होती है, खेल विधि, वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होती है, क्योंकि जो खेल से व्यक्ति का विकास और वृद्धि दोनों ही डेवलप होते हैं। इसके अलावा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। बाकी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुगण का सिद्धांत और परिपक्वता, ये सभी भाषा विकास में आपकी सहायता करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया, चिंतन के बारे में कहा गया है, ये संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, डीवी, गिलफर्ड, क्रूज और रॉस द्वारा। तो ये रॉस द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखना, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में आ जाए तो वो रॉस आप लगाओगे। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो, तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। तो इसको हम कहते हैं अभिवृद्धि। और हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपने पढ़ चुके हो निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो वृद्धि और विकास का सिद्धांत जब आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एक तो सिद्धांत होता है निरंतरता का, विकास जो है निरंतर चलता रहता है। समन्वय का, कि विकास जो होता है एक दूसरे के समन्वय के साथ होता है। जैसे आपका जब शरीर का विकास होता है तो हाथ भी बढ़ेंगे, हाथ के साथ में आपके पैर भी बढ़ेंगे, आपके उंगलियां भी बढ़ेंगी, मतलब सभी चीजों का समन्वय के साथ विकास होता है। ऐसा नहीं है कि हाथ लंबे हो गए हैं और पैर छोटे रह गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैयक्तिकता का सिद्धांत, कि प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है वो अलग अलग रूप से अलग अलग होता है। लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं था, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा देखो, विकास कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। तो ये विकास कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक जो थे वो हैवी घस्ट थे, ठीक है, हैवी घस्ट। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो आपको पता है जो कोलबर्ग है वो नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो वो संज्ञानात्मक विकास है इनका। अल्बर्ट बंडूरा, देखो अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो अल्बर्ट बंडूरा का जैसे ही नाम आए तो आंख बंद करके सामाजिक अधिगम सिद्धांत लगा देना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में आपको अभिप्रेरणा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।